मैं हूं नजम हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर सोशल रिव्यू। आज हम कश्मीर की मईशत के बारे में बात करेंगे, जिसमें अमूमी तौर पर कश्मीर पर गुफ्तगू देखने और सुनने को बहुत कम मिलती है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश खान, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कश्मीर की इकोनॉमिक्स क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कश्मीर फेस कर रहा है पिछले कई दहाइयों से, और उनके क्या क्या सोल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल दानिश खान से होगा कि आपके नज़दीक कश्मीर की मईशत का सबसे अहम और बड़ा मसला क्या है? थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मईशत। और अमूमी तौर पर मईशत पर कम बातचीत की जाती है। और उसकी एक ख़ास वजह यह है कि मईशत को एक टेक्निकल और मुश्किल सब्जेक्ट बनाकर पेश किया जाता है, जिसकी वजह से आम इंसान ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं लेते और उनको बहुत ड्राई लगता है। तो एक तो मेरी ये कोशिश होगी आज के मईशत को एक आम और सादा लफ्ज़ों में बयान किया जा सके, जिससे आम इंसान इसको समझ सकें, इस पे फिक्र कर सकें और गौर कर सकें कि कैसे मईशत उनकी ज़िंदगियों पे असर डाल रही है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी के मईशत किसी भी मुल्क की होती है, उसका मेन स्टेक होल्डर वहाँ के आम इंसान होते हैं। और इसलिए ये लाजमी है कि वो कैसे मईशत के बारे में सोचते हैं, कैसे समझते हैं और फिर कैसे वो मईशत को रीशेप करना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में इट्स इम्पोर्टेंट कि हम की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकें। तो किसी भी टॉपिक को समझने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो मैं इस बात से स्टार्ट कर सकता हूं कि जी दुनिया भर में सरमायादाराना निज़ाम है और हर जगह इस्तिसाल और जुल्म और जबर है, राइट। एक एक ये तरीका है समझने का। दूसरा ये हो सकता है कि आप कहेंगे जी तीसरी दुनिया के ममालिक में एक मखसूस किस्म का निज़ाम है, जिसकी वजह से वहाँ गुर्बत है और दीगर मसाइल हैं। और इससे भी एक निचली सतह पे गुफ्तगू ये हो सकती है कि कैसे पाकिस्तान और खासतौर पर आज़ाद कश्मीर में क्या मसाइल है, राइट। तो आपने अगर पहले हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे बात करनी है कि जी सरमायादारी जो एक ग्लोबल सिस्टम है, तो वो फिर कश्मीर is in many ways irrelevant for global capitalism, right? और सिमिलरली अगर आपने तीसरी दुनिया के की सतह पे बात करनी है, उधर भी बहुत ही माइन्यूट सा एक रोल है कश्मीर और इवन पाकिस्तान का की मईशत का। तो लिहाजा मैं एज अ कॉन्शियस डिसीजन ये ले रहा हूँ कि मैं एक पॉलिसी लेवल पे बातचीत करना चाह रहा हूँ कश्मीर, ताकि लोग डायरेक्ट उससे एसोसिएट कर सकें, राइट। इंस्टेड ऑफ हाई थ्योरी मोर कॉन्क्रीट गुफ्तगू की जा सके। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूं जो आपने सवाल उठाया कि कौन से मेजर इकोनॉमिक इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर के, तो यूं तो बहुत सारे लिस्ट किए जा सकते हैं और जो दुरुस्त होंगे बहुत सारी तीसरी दुनिया की मईशतों के लिए। लेकिन मैं दो पॉइंट्स पे एम्फसाइज करना चाहता हूं। पहला तो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, बेरोजगारी या रोजगार के मौके का ना होना कश्मीर में एक मेजर इशू है और इससे जुड़े हुए बाकी मसाइल हैं। तो पहले तो ये की पॉइंट है कि जो खास तौर पे यंग लोग हैं उनमें डबल डिजिट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ऑलमोस्ट मोर देन 15% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कश्मीर में। तो अब सवाल ये उठता है कि इसकी क्या वजह है। उसको समझने के लिए हमें कश्मीर के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक ढांचा है उसको समझना पड़ेगा। तो जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हिस्टोरिकली रहा था कश्मीर में लोगों के लिए, वो थी सबसिस्टेंस फार्मिंग के लोग अपनी खेती बाड़ी करते थे। लेकिन जूं जूं वक्त के साथ खास तौर पर 1970s और फिर 80s और 90s में बहुत सारे लोग बाहर गए, खास तौर पे मशरक वस्ता में, और वहां से तो बाहर से जो पैसे आते हैं जिसे रेमिटेंस कहा जाता है, वो एक बुनियादी सोर्स है लाइवलीहुड का बहुत सारे खानदानों में के लिए कश्मीर में। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही कम ऐसे घराने होंगे जहां कोई बाहर नहीं है और बाहर से रेमिटेंस नहीं आती। तो एक तरफ से तो सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, लेकिन वो सोर्स ऑफ जो इनकम या लाइवलीहुड रेमिटेंसेस के थ्रू आ रहा है वो लोकल इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से लोकल इकोनॉमी में कम एम्प्लॉयमेंट के नए मौके
पैदा हो रहे हैं। रेमिटेंसेस हैं वो एक तो जो बुनियादी वहाँ की आपकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए खाने पीने की अशिया हैं, लिबास है, वो वहाँ लोकल इकोनॉमी पे कुछ हद तक बाय किया जाता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आम तौर पे देखिए इवन पाकिस्तान में और में जो ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लैंड इकोनॉमी में है, रियल स्टेट में है, अर्बन सेक्टर में। तो क्योंकि कश्मीर में वो मौके बहुत ही कम हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं जो कश्मीरियों की तरफ से जो रेमिटेंस आती है, जो वो सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आम तौर पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी या और जिन शहरों में वो लैंड इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो लोकल इकोनॉमी है उसमें उस तरह ग्रोथ नहीं आ रही, और ये जुड़ा हुआ है मसला, राइट, कि एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ रही है और उसको हल करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, राइट, ओवरसीज। वहां से वो जो पैसे भेज रहे हैं उससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना चाहिए था लोकल इकोनॉमी में। एक तो ये आता है कि लोग एटलीस्ट वहां पे गुर्बत की जो शरह है और हंगर है आज़ाद कश्मीर में वो रिलेटिवली कम है बाकी पाकिस्तान के इलाकों के मुकाबले में, लेकिन नई एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रही और एक कंसिस्टेंट आउटफ्लो है लेबर का, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ समाजी और सियासी मसाइल पैदा होते हैं। तो ये जो वो दो मसाइल हैं अनएम्प्लॉयमेंट के और लोकल इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा, ये एक मेजर इशू मैं समझता हूँ, इकोनॉमिक इशू है, जिससे बाकी बहुत सारे मसाइल इनसे जन्म लेते हैं। अच्छा, आपने बेरोजगारी और लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग के कम होने को दो मेजर इश्यूज के तौर पे आइडेंटिफाई किया है, तो इसका आपके नजदीक क्या ऐसा सोल्यूशन है और हमारे पास क्या ऐसी तरीकाकार है जिससे हम इस चीज को ओवरकम कर सकें? फैसिनेटिंग ये सवाल है कि कैसे, एक तो पहली चीज तो मर्ज की तशखीस करना है, राइट, तो हम पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डायग्नोज करें और उसके बाद ही हम उस मर्ज का इलाज कर सकते हैं। तो इन दैट वे मैं जो समझता हूँ एक बेहतर तरीका और एक बहुत इफेक्टिव तरीका ये हो सकता है कि कोऑपरेटिव्स बनाए जाएं जिसमें यंग लोगों को ये मौके दिया जाए कि वो नए आइडियाज और इनोवेटिव आइडियाज लेके आए जिनको कम्युनिटी लेवल पे और रियासती सतह पर क्रेडिट सप्लाई करके उनको सपोर्ट किया जाए और वो नई पैदावार कर सकें समाज में। और वो जो नई पैदावार है वो किसी शोबे में भी हो सकती है, वो एग्रीकल्चर में हो सकती है, वो सनत में हो सकती है, वो नॉलेज इकोनॉमी में, वो डिजिटल इकोनॉमी में हो सकती है। जो भी लोगों के ख्यालात, जो उनकी स्किल्स हैं, जो वो उनको बेस्ट तरीके से यूज कर सकें। तो इस कोऑपरेटिव्स का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टर कोई आ जाए, आई डोंट नो अमेरिका या यूके में बैठा हुआ है वो वहां पे सनत लगाए। उससे ये होता है कि वो दीगर मसाइल पैदा होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स की जारी रहती है, लोगों के पास इतना इंसेंटिव नहीं होता, वो फिक्स वेज या सैलरी पे काम करते हैं, और वो जो कलेक्टिव सोसाइटल वेल बीइंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है क्योंकि वो प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट जहां से ओरिजिन हुए हैं, लेट्स से अगर कोई डायस्पोरा यूके या अमेरिका में वो वहां ले जाएगा तो लोकल कम्युनिटी को उस तरह बेनिफिट नहीं होगा। तो कोऑपरेटिव्स ये मसला हल करते हैं कि लोकल ही लोग मिलकर यकजा होकर, राइट, वो कोई प्रोजेक्ट प्रपोज करें जिसे रियासत और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एवेल्युएट करें और फिर उसको फंड करें और वो लोकल इकोनॉमी में ही जॉब्स क्रिएट करें। और एक तो इससे लोकल इकोनॉमी बेहतर होगी, वहां जॉब्स क्रिएट होंगी, वहां स्पेंडिंग के नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और दूसरा जो उस कोऑपरेटिव्स का हिस्सा बनेंगे उनका डायरेक्ट स्टेक होगा उस एंटरप्राइज में, राइट, वो खुद ही फैसला करेंगे कि वो कितनी पैदावार करना चाहते हैं, वो जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोड्यूस होगा उससे वो क्या करेंगे, क्या वो लोकल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, अपने एंटरप्राइज को मजीद एक्सपैंड करेंगे। और दुनिया भर में बहुत सारी मिसालें हैं कोऑपरेटिव्स की जहां पे वर्कर्स ओन्ड एंड मैनेज कोऑपरेटिव्स, मतलब कि वर्कर्स
या जो कम्युनिटी है वो मालिक है उन कोऑपरेटिव्स की और वो खुद ही उन कोऑपरेटिव्स को मैनेज और रन करती है। ये एक इफेक्टिव तरीका और नया तरीका हो सकता है इकोनॉमी को रिवाइव करने का। जो दूसरा आपने पॉइंट रेज किया कि इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए, ये अभी हमें समझना होगा कि हम जिस ओवरऑल किस इकोनॉमिक सिस्टम और किस दौर में रह रहे हैं कि जहां पर अभी आम तौर पर नियोलिबरल जो आइडियोलॉजी है उसमें रियासत पीछे हट गई है और प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि वो इन्वेस्ट करे। अब इस मॉडल में इनहेरेंट फ्लॉड या डिसएडवांटेज है तीसरी दुनिया के ममालिक और तीसरी दुनिया के अंदर जो थोड़े डिसएडवांटेज इलाके हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ उधर जाएगा जहां से वो ज्यादा मुनाफा कमा सके, जहां ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जहां ऑलरेडी स्किल्ड लेबर हो, जहां ऑलरेडी पूरा बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस हो, राइट। सो अगर आपके पास सरमाया है तो आप इवन सोच रहे हैं इन्वेस्ट करना इधर, तो आप लाहौर में क्यों ना करें, कराची में क्यों ना करें, रावलपिंडी में क्यों ना करें, फैसलाबाद, मुल्तान या इन जगहों पे क्यों ना करें जहां पे ऑलरेडी नेटवर्क्स बने हुए हैं। आप क्यों रावला कोट या कोटली या बाग या मीरपुर या मुजफ्फराबाद में करेंगे, क्योंकि वहां तो ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं एज अ बिजनेस। तो इस मसले को हल करने का वाहिद तरीका है कि स्टेट को कुछ ना कुछ रोल अदा करना पड़ेगा और लीड लेनी पड़ेगी, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है, उनका भी रोल होगा, लेकिन रियासत को लीड लेनी पड़ेगी। और इंसान पिछले 60-70 सालों में बेशुमार मिसालें हैं जो आमतौर पर कोट की जाती है, जैसे साउथ कोरिया। अगर साउथ कोरियन मॉडल को पढ़ें तो वहां पे रियासत ने लीड ली और उसके बाद वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। तो ये दो तरीके कार हो सकते हैं, एक तो कोऑपरेटिव्स और दूसरा स्टेट लेड डेवलपमेंट, जिसमें गवर्नमेंट स्टीयर करे इन्वेस्टमेंट्स को टुवर्ड्स प्रोडक्टिव सेक्टर्स जहां से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। अच्छा, तालीम और मईशत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन पिछले चंद अरसे से तालीम के शोबे में और ख़ास तौर पर जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत डाउनफॉल देखा गया है कश्मीर की हद तक। तो आप कैसे देखते हैं कि तालीम का और जो मईशत का आपस में एक ताल्लुक है, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कश्मीर की जो इकॉनमी है उसमें? हाँ नहीं, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया, तालीम और मईशत का बड़ा अहम रिलेशनशिप है, क्योंकि एक स्किल्ड वर्कफोर्स ही मईशत को एडवांस कर सकती है। तो मैं इस पॉइंट पे ये तो इस पे आई थिंक कोई बहस की जरूरत नहीं है, एवरीबडी एग्रीज, राइट। मुझे नहीं लगता कि कश्मीर में कोई भी ऐसा शख्स हो जो ये कहे कि जी तालीम की अहमियत नहीं है, राइट। इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हट के तालीम इन इटसेल्फ एक डेवलपमेंट का नाम है, राइट। सो उस पे तो बहस की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जो अहम पॉइंट मैं जिसकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ, जो आपने भी किया कि जी पब्लिक सेक्टर में डिक्लाइन आया है, राइट। आपको याद होगा कि आपके बड़े भी और मेरे वो मेंशन करते हैं कि जी हमारा फलाना टीचर था, हेड मास्टर था और वो हमारी केयर करते थे, राइट। और हेड मिस्ट्रेस थी, वो हमारी केयर करते थे और बड़ी अच्छी तालीम होती थी। गिवन एट दैट टाइम तो वो दुरुस्त होगा, लेकिन एक तो तालीम तब्दीली पूरी दुनिया में आ रही है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पब्लिक सेक्टर में डिक्लाइन आया है आज़ाद कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में भी। मैं इसकी दो वजूहात देख रहा हूँ और ख़ास तौर पे कश्मीर के तनाजुर में। एक तो ये कि इनइक्वालिटी बढ़ी है पिछले 2-3 दहाइयों में कश्मीर में, और उसकी वजह से पब्लिक सेक्टर डिक्लाइन हुआ है। तो ये मैं आपको अगर इफ यू अलाउ मी तो मैं इस पे थोड़ी और बात कर सकूँ कि कैसे इनइक्वालिटी से पब्लिक सेक्टर एजुकेशन डिक्लाइन हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि पहले पूरी कम्युनिटी का हर फर्द, बेशक वो प्रिविलेज्ड हो या अंडर प्रिविलेज्ड हो, वो उसी पब्लिक स्कूल में जाते थे क्योंकि ऑप्शन ही वही था। तो जिसकी वजह से उस पब्लिक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन पे एक दबाव था समाज की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से, कि आपने बेहतर परफॉर्मेंस करनी है। अकाउंटेबल ठहराया जाता था जो वहां की स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचर्स हैं और बाकी लोग। तो उसकी वजह से ना सिर्फ प्रिविलेज जो खानदान थे उनके बच्चों को बेहतर
तालीम मिलती थी, बल्कि जो हिस्टोरिकली तारीखी तौर पे अंडर प्रिविलेज थे उनके बच्चों को भी एज अ स्पिल ओवर इफेक्ट उनको भी बेहतर तालीम के मौके मिल जाते थे, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में भी एक कास्ट या बरादरी और लीनियज की बुनियाद पे एक तकसीम मौजूद है समाजी, राइट, जो अगेन जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है हिस्टोरिकल जबर से। तो वो बुनियादों पे समाज में हायरार्की एस्टैब्लिश थी और अब उम्मीद है कि वो कम से कम होती जा रही है। तो इस इनइक्वालिटी की वजह से पब्लिक जो पिछले कुछ अरसों में बड़ी है कि जो अमीर थे, जो प्रिविलेज थे, उनके पास ज्यादा पैसे आ गए या वो शहरों की तरफ चले गए, जिसकी वजह से जो पब्लिक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उस पर प्रेशर और दबाव कम हुआ, और साथ साथ जिनके पास ज्यादा पैसे आते गए वो प्राइवेट्स जो स्कूल्स थे उनकी तरफ गए, राइट। सो प्राइवेट स्कूल्स की बोथ सप्लाई एंड डिमांड इससे जुड़े हुए हैं डिक्लाइन ऑफ पब्लिक सेक्टर एजुकेशन से। तो ये इसकी वजह से जो अब हिस्टोरिकली अंडर प्रिविलेज थे उनको मजीद नुकसान हुआ, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर में जो तालीम है वो महंगी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें पब्लिक स्कूल्स में ही जाना पड़ता है जहाँ पे जो मेयार तालीम है वो नीचे गिरता गया, राइट। सो ये डायरेक्टली इनइक्वालिटी से मैं इसको समझता हूँ। और जो दूसरा पॉइंट है वो अगेन मैंने जैसे पहले कहा कि नियो लिबरल जो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पूरी दुनिया पे गालिब है, और उसका असर कश्मीर में भी आपको नजर आता है कि रियासत पीछे होती जा रही है अपनी जिम्मेदारियों से, और साथ साथ ये नजरिया और ये ख्यालात भी आम किए जा रहे हैं कि रियासत से आपको हर चीज की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, राइट। सो देयरफॉर अगर पब्लिक स्कूल अच्छे नहीं है तो डोंट वरी, आप प्राइवेट स्कूल प्राइवेटाइज कर दें, एजुकेशन को उस तरफ जाएं, तो जिसकी वजह से एक जो रियासत ने भी स्टेप बैक किया है, जबकि प्रेशर नहीं है रियासत पे उस तरह इस इशू पे कि तालीम को वो बेहतर कर सकें। तो ये दोनों इनइक्वालिटी और नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज और आइडियोलॉजी का मिक्सचर है, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर एजुकेशन ना सिर्फ कश्मीर बल्कि पाकिस्तान और दीगर तीसरी दुनिया के ममालिक में जवाल का शिकार हो रही है। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखने में आया कि बहुत बुरा हाल है, वो स्पेशली रोड्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में रोड्स बहुत ज़्यादा अहम समझी जाती हैं, क्योंकि यही वो एक मीन है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कश्मीर को बाकी सारे इलाकों से और मुख्तलिफ इनसाइड और आउटसाइड जो एक लिंकेज प्रोवाइड करता है। तो इसकी वजह से इकोनॉमी पे क्या असरात, मनफी असरात पड़ते हैं, जो उसकी खस्ता हाल है इसकी, खास करके रोड्स की। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे, एयरपोर्ट्स एंड सो फोर्थ, वो बैकबोन है किसी भी मईशत की और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उनकी बहुत दे प्ले अ की रोल। कश्मीर क्योंकि इट्स अ यूनिक टोपोग्राफी, माउंटेनस इलाके भी हैं और ज्यादातर माउंटेनेंस है, तो वहां पे सड़कों का जाल बिछाना वैसे ही मुश्किल है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि जब से भी सिंस 1990s जो माशी पॉलिसी पाकिस्तानी रियासत ने अपनाई वो नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज है, जिसमें पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज पे इन्वेस्टमेंट्स कम से कम की जा रही हैं, और जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट है कश्मीर पे भी। और इतनी पब्लिक स्पेंडिंग नहीं की जा रही रोड्स में जितनी जरूरत है। एक तो ये एंगल है जिसकी वजह से इशू है। दूसरा, आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि जो फिर प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं उनमें क्वालिटी काम नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से रोड्स जल्द ही खस्ता हालत में चली जाती हैं। तो एक तो ये एंगल है। साथ में मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा जो आमतौर पर नहीं किया जाता, वो ये है कि गिवन के एक माउंटेनस रीजन है तो वहां पे टाउन प्लानिंग की जरूरत है। ये एक्सपेक्ट करना अभी खास तौर पे इस स्टेज पे जहां पे अभी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही नेसेंट है, बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है, कि हर घर तक, बेशक वो माउंटेन पे कहीं पे भी किसी भी मुश्किल जगह पे हो, वहां तक एक पेव्ड मेटल रोड का पहुंचना या वहां पहुंचाई जाए, ये थोड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, राइट। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग ये चाहते हैं क्योंकि उनके लिए तो यही लाजमी है, राइट। सो इसमें इंडिविजुअल्स का या उन
उन हाउस होल्ड्स का कसूर नहीं है। यहाँ पे भी रियासत की लैक ऑफ कम्युनिकेशन या लैक ऑफ अल्टरनेटिव ना फरहम करना, टाउन प्लानिंग का या अर्बन प्लानिंग का ना होना कि लोग बेहतर जगहों पे मूव हो सकें जहाँ पे पब्लिक गुड्स और सर्विसेज ज्यादा हैं। तो therefore I would argue कि आपको एक मैसिव स्केल पे टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग करनी पड़ेगी, जहाँ पे छोटे छोटे कस्बे और इवेंचुअली शहर बिल्ड करने पड़ेंगे, और उसके गिर्द आपको पब्लिक गुड्स और रोड्स और पब्लिक दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी या गैस या पानी का जो पाइप्स हैं, वो वहां पे आप कॉस्ट इफेक्टिव वे में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टाउन प्लानिंग इज अ मेजर इशू जिसकी वजह से पब्लिक रोड्स पे भी जो आप स्पेंड कर रहे हैं, हर छोटे छोटे गांव में सड़क पहुंचाने के लिए आपको पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, उसकी बजाय अगर आप टाउन प्लानिंग की तरफ भी तवज्जो दें तो उसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा हो सकता है। अच्छा, आजकल देखने में आ रहा है हर तरफ सिर्फ एक ही लफ्ज का चर्चा हो रहा है, वो है इकोनॉमी। लेकिन इसके बावजूद देखने में ये आ रहा है कि कश्मीर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो हमारे यूथ है, उसका बहुत कम रुझान है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। जिसकी वजह से मतलब कोई भी लास्ट फ्यू डेकेड्स में कोई भी एक नामवर इकोनॉमिस्ट हमने कश्मीर से निकलता हुआ नहीं देखा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसकी क्या वजह है? यानी आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, और आमतौर पे शायद हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो ये इंटरेस्टिंग आपका ऑब्जर्वेशन है, और मैं एग्री करता हूँ कि अभी तक मुझे यही लगता है, मेरे जो दोस्त, कजिन्स और जानने वाले जितने भी कश्मीर में हैं, तो ज़्यादातर रुझान डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है, अब शायद आईटी और बिजनेस की तरफ भी, या वकालत वहाँ पे बहुत ही कॉमन और काफ़ी फेमस प्रोफेशन है। तो आई थिंक इट्स मुश्किल, इट्स वेरी हार्ड टू पिन आउट कि क्या वजह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल सोशल साइंसेस की तरफ रुझान कम है, और जो तालीम है उसकी बुनियादी वजह ये तसव्वुर की जाती है कि हम कोई नौकरी मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट लेना एक बुनियादी है, जो अगेन इसमें कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां पे आपको इवन जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए यू हैव कुछ ना कुछ आपको कमाना पड़ता है, और कमाने के लिए फिर तालीम एक एवेन्यू आपको एक प्रोवाइड करता है नौकरी हासिल करने के लिए। तो जिसकी वजह से, क्योंकि ज्यादा जॉब्स हमारे लोग क्योंकि मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिसिन और इस तरह के डिसिप्लिन में ज्यादा जॉब्स हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल किसी भी समाज की तरक्की के लिए लाजमी है कि वहाँ पे क्रिटिकल थिंकर्स पैदा हों, जो प्रेवलेंट या डोमिनेंट निज़ाम है उसके बारे में उसको समझ सकें, क्रिटिकली एनालाइज कर सकें, सवाल उठा सकें, राइट। वहाँ के क्या तबकाती सिस्टम है, क्लास स्ट्रक्चर को समझ सकें, उस पर सवाल उठा सकें और कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए लाजमी है कि आप सोशल साइंस की तरफ जाएं। और इस मसले को जैसे अमेरिका ने इस तरह हल किया कि वहां पे उससे कहते हैं कि लिबरल आर्ट्स करिकुलम है जो हर किसी को पढ़ना पड़ता है, बेशक आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर या लॉयर या केमिस्ट या फार्मासिस्ट, तो आपको वो लिबरल आर्ट्स करिकुलम पढ़ना लाजमी है, जिसमें आपको मेजर थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, लिटरेचर आर्ट्स के बारे में जानना पड़ता है। तो ये एक तरीका है जिससे हम कश्मीर के तालीमी निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है कि एक लिबरल आर्ट्स करिकुलम बनाया जा सके, जिसमें अगर किसी को इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स के बारे में तो वो इकोनॉमिक्स पढ़ ले, अगर किसी को पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है या सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट है तो वो उसके बारे में भी पढ़ सकें। तो अगेन आई वुड से कि ये फर्द से ज्यादा हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर पे गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसमें ये इंसेंटिव नहीं क्रिएट किया कि आप सोशल साइंसेज या इकोनॉमिक्स को पढ़ें। थैंक यू सो वेरी मच
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मजीद इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेके एक बार आपको फिर तकलीफ देंगे। बहुत मजा आया नजम आपसे बात करके, और उम्मीद है कि हम इस सिलसिले को जारी रख सकेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।